फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे। सूबे का और मरकज़ का बजट पेश किया जा चुका है। यकीनन तमाम शोबे इस पर इज़हार राय करना चाह रहे होंगे, सरकारी मुलाजमीन भी। इसके अलावा जो यहाँ पर टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता लोग, पॉलिटिशियंस या ज़राअत वाले कि उनके लिए ये बजट कैसा रहा, तो इन तमाम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। इसमें जो नून लीगी भी हमारे साथ होंगे, मुलाजमीन भी होंगे, मज़दूर भी होंगे, किसान भी होंगे, और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि इकानमिस्ट भी हमारे साथ हों ताकि इस बजट का एनालिसिस किया जा सके। हमारे साथ रहिएगा। जब बात करें यहाँ पर वफाक की, सूबे की बजट पेश किया जा चुका है। जो भी तवक्कुआत थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, मज़ीद क्या तवक्कुआत थी सरकारी मुलाजमीन की, महकमा ज़राअत वालों की, जो एग्रीकल्चर के शुबा से वाबस्ता किसान हैं उनकी क्या तवक्कुआत थी, और वो बजट को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि कोई अपनी सब्सिडाइज़ की उम्मीदें किए बैठा था कि बीज उनको सब्सिडी वाला मिलेगा, कोई उम्मीदें किए बैठा था कि यहाँ पर जो डीज़ल है उस पर सब्सिडी होगी, ट्यूबवेल के बिलों पर सब्सिडी होगी। इसी तरह से जो सरकारी मुलाजमीन है वो तनख्वाह बढ़ाने का अपना मुतालबा दे रहे थे, तो वो मुतालबा कहाँ तक पूरा हुआ। सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा बजट को कैसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के लिहाज से तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी तनख्वाह की बनाई है वो कुछ बहुत कम है, लेकिन चलो ना होने से तो बेहतर है कि जो कुछ भी दिया है बेहतर है। लेकिन इससे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई महंगाई बाज़ार में जो मार्केटों में महंगाई है उसको कंट्रोल करें। महंगाई जो ताजर लोग हैं वो ये 10 रुपये की बजाय 20 रुपये और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये अगर मुलाजिम को तो 200 का फ़ायदा हुआ, ताजर लोग जो है जो वो उससे डबल कर देते हैं। इसलिए कि जो मार्केट का रेट है जो वो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे, उसकी वजह से मुलाजिम को फिर ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बताइए आपका मुतालबा कितना था कि कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाए। महंगाई के लिहाज से तो 100% चाहिए थी। जितनी महंगाई हो चुकी है 100% महंगाई होगी, 100% तनख्वाह थी जो। लेकिन मुल्क के हालात के लिहाज की वजह से जो बड़ी है, लेकिन एडजस्टमेंट कर दिया, जो लॉस मिल रहे हैं जो सुन रहे हैं, अगर हो जाए सब तो चलो, ना मिलने से तो बेहतर है ना जितनी भी हुई है। इसमें एक महंगाई जो आपने पहले भी बात की, उसकी वजह से मुलाजमीन सरकारी हुई या प्राइवेट वो बराबर का जो है वो सामना करते हैं। तो आप समझते हैं कि महंगाई ही कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तनख्वाह तो चले नॉर्मली बढ़ी है। हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो पेट्रोल की वजह से भी 100% महंगाई बढ़ गई है। इसकी वजह से तनख्वाह तो वो 15% बता रहे हैं हो जाएगी इंशाल्लाह, तो लेकिन वो भी रनिंग तो मिले तो फिर कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर सुनते हैं कि स्केल के निशल पे दी जाए तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है ये भी। अच्छा अरसलान, मुझे बताएं क्या कहेंगे, यंग हैं आप, अभी शायद उस तरह से खर्चे भी नहीं होंगे, डॉक्टर साहब के खर्चे भी तो ज़्यादा है ना, तो आप बताएं कि जो तनख्वाह मौजूदा उससे अखराजात पूरे करने के काबिल होंगे या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तनख्वाह के हिसाब से अगर अखराजात देखें तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि एक चीज़, हर चीज़ तकरीबन डबल रेट पे चली गई है। अगर घी पहले 200-300 का था, वो 600 पे चला गया है। फिर उसके अलावा ऐसे ही तमाम चीज़ें ऐसे ही हैं। पेट्रोल देख लें, 100 पे था, अब वो 2000 से भी ऊपर है। तो उस हिसाब से अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो सैलरी तो उतनी ही है हमारी। अगर हम 25-30 हज़ार लेते हैं तो हमारा खर्चा 30 हज़ार था पहले, अब वो 50 पे चला गया या 60 हज़ार पे चला गया। तो उस हिसाब से तो गवर्नमेंट 100% बनाए तो फिर भी ठीक है, फिर समझ आती है कि इतनी महंगाई है। तो लिहाजा ये अगर सैलरी नहीं बढ़ा सकते तो चाहिए इनको कि रेटों पे जितनी भी महंगाई है इस पर ज़रा काबू डालें, और मतलब आवाम को ज़रा सस्ती चीज़ मिले, फिर ही बेनिफिट है। अगर सैलरी वाली बात है, सैलरी से गुजारा होना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि सैलरी जितनी भी हो बंदा गुजारा कर लेता है, जितनी बढ़े उतने अखराजात बढ़ जाते हैं, जिनकी कम होती है वो उसी में एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये आज से कोई 4-5 साल पहले अगर कहते तो फिर समझ आती थी, अब नहीं समझ आती, क्योंकि अब तो आप समझते हैं कि हर चीज़ का रेट डबल है। अगर 3 साल पहले था वो चलो ठीक था कि बंदा अपनी पहुंच के हिसाब से काम कर लेता है, लेकिन अब तो वो बात ही नहीं ना रह गई। एक चीज़ 300 की किलो थी वो 600 पे चली गई है, तो वो इस्तेमाल घर में उतनी ही होनी है। अगर एक घर में एक किलो 3 दिन गुजरता है ना घी से, तो वो 3 दिन ही अभी गुजरेंगे, तो वो रेट डबल हो गया है। तो फिर उसका तो कंप्रोमाइज़ ही है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ भी ऐसा है कि बर्दाश्त से बाहर है। तो लिहाजा यही है कि इसका रेट जितना भी हो सके कम किया जाए, महंगाई पे काबू किया जाए, ताकि आवाम को थोड़ी रिलीफ मिले। सैलरी से तो नहीं वैसे गुजारा हो सकता। जी क्या कहेंगे आप।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुलाजमीन के मुतालबात थे, दरीना मुतालबात थे, वो तो गवर्नमेंट ने पूरे कर दिए हैं कि ये इडार रिलीफ जो है 5 वो बेसिक में जम कर दिया है। ये बहुत अच्छा इकदाम किया है गवर्नमेंट ने मुलाजमीन के लिए। और कुछ काफ़ी मतलब अवाम जो मुलाजम है उनको फ़र्क पड़ गया है तनख्वाह में, लेकिन जो महंगाई है वो जो 30% तनख्वाह बढ़ेगी और 100% महंगाई हो गई है, तो इससे गुजारा करना जो मुलाजम है वो तो गुजारा कर लेगा, मुश्किल से कर लेगा, लेकिन जो आम मज़दूर है वो गुजारा नहीं कर सकता। उसकी तो जो मज़दूर में दिहाड़ी है वो तकरीबन 600-700 है और 2-5-6 बच्चे हैं उनके, वो कैसे गुजारा करेगा। ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करे, पेट्रोल की कीमत कम करे और आयल जो है उसको उसकी कीमत कम करे, आटा है उसकी कीमत कम करे और बाकी ज़रूरियात जो ज़िंदगी की हैं उसकी मतलब जो ना उसकी कीमत कम करे, तो फिर जो मज़दूर है वो भी कुछ उसके भी गुजारा अच्छा हो सकता है। ये जो महंगाई है वो उससे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये समझा जाता है कि मुलाजमीन को मुतमिन करना बड़ा मुश्किल होता है हुकूमत के लिए। मुझे परसेंटेज में बताएं कि कितने % मुतमिन है बजट से? बजट जो है वो उसमें तकरीबन 50% मुतमिन है। जो मुलाजम है ना 100% मुतमिन नहीं है, क्योंकि जो दरीना मुतालबा थे ना वो सुन रहे हैं कि जो मतलब 15% जो इडाक रिलीफ दिया है, स्पेशल अलाउंस दिया है गवर्नमेंट ने, वो इनिशियल बेसिक पे दिया है। वो उस पर तो जो 14वां स्केल है उस पर तो 2000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा और जो मतलब है जो 2022 का स्केल है उस पर जो 15% दिया है वो कहते हैं कि रनिंग पे दिया है। ये में डाउट है कि रनिंग पे दिया है इनिशियल पे दिया है। अगर इनिशियल पे दिया है तो फिर तो कोई नहीं इतना फ़र्क पड़ेगा, अगर रनिंग पे दिया है तो फिर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। और जो मतलब हाउस रेंट है उसमें भी इजाफा करना चाहिए, मेडिकल है उसमें भी इजाफा करना चाहिए। देखो जो मेडिसन है वो पहले 5-6 साल पहले देखो वो कितने की आती थी, अब जो है वो रेट के कितने बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा जो मेडिकल है मेडिकल वही का वही है। जहाँ अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो 5-6 हज़ार रुपया जो है वो उसकी मेडिसिन आती है, वो कैसे गुजारा करेगा 1500 में। मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ शुबा काश्तकारी से वाबस्ता भी लोग मौजूद हैं, फार्मर्स लीडर्स मौजूद हैं। राना मोहम्मद खान जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान के। राना साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप मुझे बताइएगा, मुलाजिम तो इतने ज़्यादा मुतमिन नहीं है बजट से, फार्मर्स की क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भी इस बजट से मुतमिन बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जिस तरह डीज़ल का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, तो उनके लिए काश्तकारी नामुमकिन होती जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खादों पर, बीज पर, ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी फ़राहम करे। और जिस तरह इन्होंने पहले सिलसिला शुरू किया था कि जदीद काश्तकारी के लिए किसानों को मोबाइल फ़राहम किए थे, जिसमें तमाम ऐप मौजूद थी, जिसमें मौसम का हाल, मंडियों के रेट और किसानों से मुतल्लिक़ तमाम उसमें सहूलियात मैसर थी। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों को दोबारा ज़रूरी कर्जाजात भी जारी किए जाएँ जो कि बग़ैर सूद पर हों, और इसी तरह ज़रूरी मशीनरी पर उनको सब्सिडी दी जाए, ज़रूरी अद्वियात पर, ज़रूरी बीजों पर और डीज़ल पेट्रोल पर उनको सब्सिडी दी जाए, ताकि वो काश्तकारी को मुमकिन बना सकें और इस मुल्क में ज़र मुबादला भी कमा सकें। और जो बैरून मुल्क से हम फसलें इंपोर्ट करते हैं और उस पर कसीर ज़र मुबादला ख़र्च करते हैं, उससे हमारा छुटकारा मुमकिन हो और हमारा मुल्क भी खुशहाल हो और किसान भी खुशहाल हो। अभी जो फार्मर्स के मौजूदा मसाइल हैं ये क्या क्या है? सबसे पहले तो उनको मियारी बीज जो है ना वो उसकी दस्तयाबी यकीनी बनानी चाहिए और उस पर सब्सिडी भी देनी चाहिए। उसके बाद जो खादों का बहरान है, खादों पर भी सब्सिडी बिल्कुल नहीं है और अभी DAP बिल्कुल नामुमकिन होती जा रही है किसानों के लिए। जिस तरह उनका रेट 11,000 रुपये हो चुका है, तो उसके लिए ये किसान के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो DAP डाले। अगर वो DAP नहीं डालेगा तो ज़ाहिर फसल नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पर भी सब्सिडी दी जाए और बीजों पर भी सब्सिडी दी जाए, जितनी भी ज़रूरी आलात हैं उन पर सब्सिडी दी जाए, ताकि वो अपनी काश्तकारी को मुमकिन बना सके।
जी कल्लू साहब क्या कहेंगे बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। हमारे ज़िम्मेदारों का पहले भी आप हमारे मसाइल पर और हमारे मसाइल पर पहले भी आप हमसे डिस्कस करते रहे हैं और हमारे मसाइल जो है वो आला हकाम तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया। बजट एक गोरख धंधा है। समझ नहीं आ रही कि अगर 60 रुपये आप डीज़ल बढ़ा देंगे, पेट्रोल बढ़ा देंगे तो हर चीज़ की कास्ट बढ़ जाएगी। खुदा के लिए ये तो देखो कि हमारा छोटा ज़िम्मेदार 3 एकड़ का या 4 एकड़ का जो पहले ही बच्चों की फ़ीस आपने जानवरों का दूध फ़रोख्त करके उसकी फ़ीस पूरी कर रहा है, वो तो पहले ही मरा हुआ है। अब उसके लिए क्या है इन्होंने बजट में रखा है? कुछ नहीं रखा। जो पहले वो उसके घर में एक दफ़ा सालन पकता है, दूसरी दफ़ा नहीं पकता। इन लोगों को नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पे कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं। महंगाई का ग्राफ इंतहाई आप पे इन्होंने किया। इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटा ज़िम्मेदार जो 3 से 5 एकड़ का है उसके लिए खाद की सब्सिडी ज़्यादा करें। और एक नया मसला 3-4 दिन हुए हैं कि वो गर्दारी लाए, कानगो से जाए, पटवारी से जाए, पहले वहाँ छिल पटाए और फिर जाके खाद ले। वो यार ये क्या लाइन में लगा दिया आप लोगों ने? रोड पे खाद होनी चाहिए, जाए ज़िम्मेदार पैसे पे करे और खाद लेके आए और सब्सिडी इन्हें फिल फॉर देनी चाहिए। यार देखो ये कितना जुल्म है कि हमारा ज़राई मुल्क है और हमें बाहर से दालें मंगवानी पड़ती हैं, हमारा ज़राई मुल्क है और हमें गंदम बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। तो ये किस किस्म की पॉलिसी बना रहे हो? खुदारा हमारे ज़िम्मेदार को सपोर्ट करो। वो ज़िम्मेदार का बेटा क्यों मिल में जाके काम करे? ये तो कहा जा रहा है कि अमीरों पे टैक्स लगाया है और गरीबों को रिलीफ दिया गया। यार ये टैक्स लगाने या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम टैक्स पे करते हैं, किस किस्म का करते हैं? जब मैं गन्ना काश्त करता हूँ उसे लेके मिल में जाता हूँ, टैक्स देता हूँ, आबियाना देता हूँ, पानी का देता हूँ। मेरे ऊपर कम से कम 20-25 टैक्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट मैं पे कर रहा हूँ अपनी पॉकेट से, खास छोटा ज़िम्मेदार हूँ या बड़ा हूँ। हमें समझ नहीं आ रही इनकी पॉलिसी कैसी है। मुझे आज भी याद है कि 95 में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चीनी हो, इन लोगों ने बग़ैर पॉलिसी के एक्सपोर्ट कर दी और उससे इन लोगों ने कमीशन लिया। इन्हीं सियासतदानों ने वापस दुबई से फिर वापस मंगवाई, फिर कमीशन लिया। चीनी वो मेरी थी, मेरे मुल्क की थी। जब मैंने फ़रोख्त की 40 रुपये थी, जब वापस आई 60 रुपये में मुझे पड़ी। ये किस किस्म की पॉलिसी बना रहे हो? ज़िम्मेदार को देखो, उसकी कैपेसिटी को देखो, उसकी स्ट्रेंथ को देखो कि वो क्या हमारे मेरे मुल्क में पैदा कर रहा है। और दालें बाहर से, चीनी बाहर से, गंदम बाहर से, क्यों? रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है 60% जो ज़िम्मेदार छोटा ज़िम्मेदार है। उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करो। उसका बच्चा क्यों मिल में जाके काम करे? वो बाप के साथ ज़मीन पे काम करे और वो ऐसी पैदावार बढ़ाए कि ना सिर्फ हमें वो हमारे मुल्क के लिए काफ़ी हो, हमें रशियन रियासतों में सब्ज़ी फ़रोख्त करनी पड़े, अरब रियासतों में भिजवानी पड़े। ये जो मोटरवे चेंज बनाया है ना, हमारे जैसे लोगों से डिबेट करवाएं जो छोटे ज़िम्मेदार हैं। उस रोड के दोनों साइड पे जो फ्रूट के दरख्त लगाएं, उसको एक्सपोर्ट करें। ग्वादर की बंदरगाह पे सब्ज़ी एक्सपोर्ट करें। एक बहुत बड़ा अलमिया है, 3 एकड़ लेते हैं, जाता है यहाँ से बड़ा सरमायादार, वो 3-4 एकड़ काट के वहाँ कॉलोनी ज़रखेज़ ज़मीन की काट के बैठते, कोई पूछने वाला नहीं है। वो खुदा के लिए ये आज अगर ये लोग काम कर रहे हैं, पहले ऊपर से हालात, मौसमी हालात हमारे हक में नहीं जा रहे, बारिश नहीं हो रही, नहरी पानी नहीं है। अगर वो ज़मीन भी औने पौने फ़रोख्त करके काट के 3-3 एकड़ 2-2 एकड़ काट के कॉलोनियाँ बना दोगे, कहाँ से आएगी? आबादी आपकी किस तरफ जा रही है? आबादी के तनासब से रख के पॉलिसी बनाओ। जो ज़रखेज़ ज़मीनों पे ज़रई रकबा काट के कॉलोनियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, उनका मुहासबा फिल फौर करो। जहाँ बंजर ज़मीन है वहाँ कॉलोनी काटी जाए और उसके अलावा वहाँ ना सिर्फ इंडस्ट्री लगाई जाए, इंडस्ट्री लगा के मोटरवे के ज़रिए आपका ग्वादर पोर्ट है, वहाँ से अरब रियासतों को भेजो और जिनस के बदले जिनस खरीदो, उन्हें सब्ज़ी दो और उनसे तेल लो। ज़र मुबादला ये डॉलर वालर क्या है? हमें तो इस डॉलर ने कहीं का नहीं छोड़ा। मुसलमानों की जब हुकूमत सोने का सिक्का चलता था, अशरफियाँ चलती थी, वो अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हम ज़रई मुल्क हैं, हमारे से तामन करो, हमसे जिनस लो। हमारी पॉलिसी ऐसी बनाओ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिनस पैदा करें। और जो हमारी अरब स्टेटें हैं, रियासतें हैं, और इसके साथ साथ एक मैं करना चाहता हूँ, ये जो इंडिया वाले हमारे मदीने वाली सरकार आका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार गुस्ताखी करते हैं, खुदा के लिए इसका सद्दे बाप करो। लोगों में आवा उबल रहा है, खुदारा
इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इकदाम उठाए, वरना इस हुकूमत को भी सैलाब की तरह बहा के ले जाएगी ये पब्लिक। और ना सिर्फ इंडिया को मैं आपके वीडियो से वसालत से वार्न करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बंद हो जाओ, वरना जो हम आपका अशर करेंगे आपको याद नहीं है कि क्या अशर करेंगे। हम महमूद गज़नवी के खून से हैं, हम वो लोग हैं जो आप पर हज़ारों साल हुकूमत करके गए हैं, हम वो लोग हैं जो आपकी आँखें और आपकी ज़बान काटनी जानते हैं। हमारे मुसलमानों पे जुल्म बंद करो। इस हवाले से बता, जो काश्तकार हमारे साथ थे, सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी जानब से यही था। मुलाजमीन तो 50% तक मुतमईन है, लेकिन जो काश्तकार है, जो फार्मर्स है, वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वो सब्सिडी का मुतालबा करता है। उसको तवक्कुआत थी कि बीजों पर सब्सिडी मिलेगी, खाद पर मिलेगी, डीज़ल पर मिलेगी, जो बिजली के बिल्स उन्हें ट्यूबवेल पर आते हैं उस पर सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उसका कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा, मुख्तलिफ शुबाजात के लोगों का रुख करते हैं। जी, फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें वफाक का सूबे का बजट पेश किया जा चुका है, तो यकीनन थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ यही बजट जो है वो अप्रूव भी करवा लिया जाएगा। ये बजट कैसा है, तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ शोबे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, और स्पेशली क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट ने पेश किया है, तो नून लीग की रहनुमा क्या सोचते हैं इस हवाले से। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, क्या कहेंगे, कैसा बजट दिया आपकी हुकूमत ने, जो मुमकिन तौर पर आखिरी भी है हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट है। 3.2 खरब रुपए का बजट है ये, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट का हदफ रखा गया है वो भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ का सबसे बड़ा हदफ है, जो कि तकरीबन 685 अरब के लगभग है। तो इसके अंदर जो फोकस और तवज्जो है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने में है। जो सेहत कार्ड था, जो हेल्थ का शोबा था, उसके ऊपर हमने बड़ा फोकस किया। पिछले बजट में मेरे ख़्याल से 60 अरब इसको मुख्तस किए गए थे। इस साल हमने 125 अरब इसके अंदर रखे हैं, यानी कि हेल्थ के अंदर ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो दी जाएगी एक आम आदमी के मसाइल को। इसी तरह जो है आटे की जो कीमत है उसको हम समझते हैं कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है उसको कम करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ख़ुसूसी पैकेज रखा है। आटे की कीमत को कंट्रोल किया जाएगा, चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट के बहुत सारी स्कीम्स हैं, नए स्कूल्स हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ को पुर करना है। और ओवरऑल मैं समझता हूँ एक प्रो डेवलपमेंट बजट है, जो आपने पिछले 4 साल में पीटीआई के अंदर नहीं देखी। किसी भी किस्म की डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस की रिपेयर मेंटेनेंस हो, तो वो भी आप बड़े तेज़ी से देखेंगे। गली महलों के अंदर जो उनके स्ट्रीट स्ट्रीट के इश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर गली नाली, उसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी, उसको डेवलप किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है आम आदमी की तकलीफ़ों को दूर करेगा और बेहतरी आएगी पंजाब के अंदर। और वही जो शहबाज स्पीड जिसको मिस किया जा रहा था पिछले 4 सालों में, वो वापस आएगी और आप देखेंगे कि पंजाब भरपूर तरीके से आगे तरक्की करेगा। और फेडरल का बजट, देखिए फेडरल बजट जो है वो तो आपके उसे आए हुए अब अरसा हो गया, अब वो असेंबली में डिबेट होगी उसके ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि फेडरल बजट जो है वो बड़े मुश्किल हालात में दिया गया है, जहाँ आपके एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, और आपने एक बैलेंस करना है कि इस हुकूमत को इस दिवालियेपन की तरफ जिस तरफ पीटीआई ने दिखेला उससे निकालना है और आवाम को भी रिलीफ देनी है। तो मैं समझता हूँ इन हालात के अंदर जो है एक जो बेहतरीन जो सलूशन बन सकती थी वो हमने दिया है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट का जो हिस्सा है वो तो बड़ा कम रखा गया, 800 अरब का है। लेकिन मौजूदा हालात में हम समझते हैं कि ये एक एक्सपेंशनरी बजट नहीं है, ये मईशत को इस्तेहकामत देने के लिए बजट बनाया गया है। इसके अंदर भी जो है जो रिलीफ हमने दिया है, जो टैक्सेस का जो हमने हदफ बढ़ाया है, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर फोकस नहीं किया गया, उसका फोकस बिग बिजनेस के ऊपर या हाई प्रॉफिट अर्नर्स के ऊपर फोकस किया गया। जैसे बैंकिंग सेक्टर को के टैक्स रेट्स को बढ़ाया गया है, इसी तरह जो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, ज़्यादा इनकम है, उनके टैक्स
टैक्स रेट्स को बढ़ाया गया है। इसी तरह जिस तरह ज़राअत है उसके अंदर सीड्स हैं, उनकी इंपोर्ट्स की ड्यूटी फ्री कर दी गई है, उधर मरात हमने दी हैं बहुत सारी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी पेशा आदमी था उसके ऊपर हमने टैक्स रिलीफ दिया है, वो 6 लाख से उसके स्लैब को हमने 12 लाख के ऊपर कर दिया है। और जो मुलाजमीन है सरकारी उनकी 15% हमने जो है वो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है। तो इन मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि जो एक दरमियाना रास्ता निकाल के एक बेहतर जो बजट दिया जा सकता है वो दिया। अब हमें उम्मीद है कि ये जो बजट है इसके साथ साथ अब आगे जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, जो डॉलर्स की शॉर्टेज है वो पूरी हो, वहाँ जो मुआहदे हमारे इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनके साथ आगे बढ़ें और इस मुल्क का जो रुपया जो गिर रहा है गिरावट वो रुके। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान का जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ेंगे 7-8 अरब से, और आपकी जो है वो रुपया जो है वो स्ट्रेंथन होगा। तो तनकीद की जा रही है कि इसके बाद मिनी बजट भी 2 माह में आएगा। देखिए, जब बजट दिया जाता है तो वो तो पूरे साल के लिए दिया जाता है और हमारी भी प्लानिंग पूरे साल के अंदर है, साल के लिए इस बजट की है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी को इम्प्लीमेंट कर लें तो मिनी बजट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर इस बजट के जो अहदाफ हैं वो पूरे ना होते नज़र आए तो फिर जिस तरह पहले मिनी बजट आते रहे हैं हो सकता है आए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, रुपया जो है वो भी नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो ये कब तक जो है मुस्तहकम होंगी चीज़ें? देखें, इसकी वजह आज नहीं है। आपके रिज़र्व्स पिछले 10-12 महीने से गिर रहे हैं और पीटीआई हुकूमत ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई, जो आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल कर दिया, उसकी वजह से आज हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, जिसका मतलब है कि मुल्क में डॉलर्स की शॉर्टेज है। तो वो डॉलर्स की शॉर्टेज इंशाल्लाह आईएमएफ का जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, जो मुआहदे पीटीआई ने किए थे वो हमें मजबूरन पूरे करने पड़ रहे हैं और उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, वरना दूसरा रास्ता दिवालियेपन का है, तो वो हम पूरे कर रहे हैं। और हम समझते हैं जैसे ही पहली जो ट्रांच रिलीज़ होगी आईएमएफ से, उसके फ़ौरन बाद आपको रुपया जो है वो मुस्तहकम होता नज़र आएगा। और उसके साथ साथ फिर जो यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको यकीन हो जाएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, जो डॉलर की शॉर्टेज है वो ख़त्म होगी और आप देखेंगे कि उतनी ही तेज़ी से ये स्टॉक मार्केट जो है ये ऊपर आएगी। अच्छा, इसमें ये बात बताइएगा कि यहाँ पर एक बड़ी तनकीद है कि अगर ये इतने ही ख़राब हालात थे तो इसमें जो है हुकूमत लेने की क्या ज़रूरत? देखें, हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये पीटीआई की हुकूमत जो है ये मईशती तबाही की तरफ लेके जा रही है। इनके पास 4 वज़रा ख़जाना इन्होंने चेंज किए। इनके अपने वज़रा जो ख़जाना थे उन्होंने कहा कि मुल्क की कोई इकनॉमिक डायरेक्शन नहीं है। 8 एफबीआर के चेयरमैन तब्दील हुए। इस यानी कि जो एलएनजी के जो प्रॉब्लम बने कि सस्ती एलएनजी मिल रही थी, इन्होंने तेल के ऊपर इन्हिसार किया, बिजली के खसारे बढ़ा दिए। तो अगर ये मुल्क 1 साल और इसी तरीके से इसी तर्ज पे चलता तो शायद ये 6-8 महीने में दिवालियापन की तरफ चला जाता। तो मुल्क लेना, जो पीडीएम का मकसद था वो लेना, वो मुल्क को इस पस्ती से गिरने में रोकना और इसको बेहतरी की तरफ ले जाना था। ये हमने जो ये मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाना, बिजली बढ़ाना, हमें इससे बिल्कुल खुशी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जिस दलदल में हमें फेंक दिया गया है उससे निकालने के लिए ये मुश्किल सियासी फ़ैसले हमें करने पड़े हैं। इसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ी है, लेकिन हम समझते हैं कि सियासत से पहले मुल्क की मईशत है, सियासत से पहले पाकिस्तान है। ओके, फ़र्ज़ करते हैं कि आप जो है वो मुश्किल फ़ैसले ले लेते हैं, 1 साल में मईशत थोड़ी बेहतर हो जाती है, तो उतनी देर में जो जितनी महंगाई होनी है तो फिर तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। हम लोग अगले 4-5 माह में जब इन चीज़ों को हम स्टेबलाइज़ कर लेंगे तो हम समझते हैं कि हम रिलीफ़ देने के काबिल हो जाएंगे। अगले 2 क्वार्टर्स के बाद हम समझते हैं कि इंटरनेशनली भी जो हैं वो हालात बेहतर होंगे। फिर हमारी देखें जो महंगाई है वो 3 वजूहात की वजह से थी। एक आपकी जो है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, जो कि जिसके ऊपर ना हमारा काबू है ना पीटीआई का काबू था। फिर रुपए की गिरावट जिसको हम रोकने जा रहे हैं और वो रुक जाएगी और वहाँ इस्तेहकामत आएगी। और नंबर 3 आपकी गवर्नेंस, जो कि जिस तरह मैंने कहा कि एलएनजी नहीं ख़रीदी गई वक्त पे तो तेल पे इन्हिसार हुआ। तो इन 2 चीज़ों पे हम काबू पाएंगे और मैं समझता हूँ इस मुल्क को एक बेहतरीन तरीके से चलाया जाएगा। और अगले 2 क्वार्टर्स के बाद जो है ओवरऑल इंटरनेशनल जो क्राइसिस चल रहा है वो भी बेहतरी की तरफ जाएगा। तो आवाम को जितना हमें रिलीफ़ मिलेगा, जितना हम रुपए की इस्तेहकामत से रिलीफ़ दे सके, जितनी रिलीफ़ हम अच्छी मैनेजमेंट से दे सके हम देंगे। और इस आवाम को जो है अगले चंद माह के बाद, जो 4-5 माह या 6 माह के बाद, मैं समझता हूँ एक अच्छा पीरियड पाकिस्तान के अंदर आएगा मईशती तौर पे। ये
तो एक अंदाज़ा है ना कि हालात बैनुल-अक़वामी बेहतर होंगे, जंग ख़त्म हो जाएगी, पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद थोड़ी बेहतरी के चांसेस है। अगर वो जंग बढ़ जाती है, मज़ीद बढ़ जाती है, या ये पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होती, यही सूरत हाल बरकरार रहती है, रुपये पे प्रेशर भी रहता है, हमें जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो भी इसी तरह से बढ़ता जाता है, तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर तो दुनिया में क्राइसिस बढ़ता गया और अगर दुनिया के अंदर जो है एक रिसेशन की तरफ दुनिया चले जाती है, तो फिर पाकिस्तान भी इस दुनिया का हिस्सा है और इन चीज़ों से जो है वो बेहतर मैनेजमेंट से जितना बचा सके हम बचाएंगे। लेकिन जो दुनिया के हालात हुए आप उससे मुँह नहीं मोड़ सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है एज़ अ जमात कि हम जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो करें। हमारा फ़र्ज़ है एज़ अ जमात कि अगर हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो हमें कोई पे करनी भी पड़ती है, हम मुल्क की मफाद में फ़ैसले लें और वो हम ले रहे हैं। तो 3.5 साल में जो महंगाई के ख़िलाफ़ बयानिया था, वो भी तो बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से ज़्यादा था। नहीं, देखें, वो बैनुल-अक़वामी हालात उसमें इतने ज़्यादा नहीं थे। 40 से 50% रुपए की गिरावट हुई, जो कि शायद ही किसी हुकूमत में इतनी गिरावट हुई हो। इसका बड़ा लंबा चौड़ा असर था। और फिर दूसरा जो हमने इनके स्कैंडल्स गिनवाए, जो चीनी स्कैंडल था कि आपने चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दी फिर इम्पोर्ट कर दी, आटा आपने पहले एक्सपोर्ट कर दिया फिर इम्पोर्ट कर दिया। इसी तरह जो आपने LNG और नहीं ख़रीदी, आपने कोई जो है वो टर्मिनल नहीं बनाया, आप जो है वो तेल के ऊपर, जो फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली बनाते रहे, आपने खसारे बढ़ा दिए, रिफॉर्म्स कोई नहीं की, जिस तेज़ी से कर्जे लिए गए, ये वो सारी वजूहात थीं जिससे महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी। और मैं समझता हूँ कि यही वजूहात हैं कि आजकल भी जो एकदम से ये महंगाई की जो आग भड़की है, इसमें इंटरनेशनल और ये वाली जो असरात जो PTI हुकूमत के थे वो थे। लेकिन हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और इन असरात की वजह से महंगाई नहीं आने देंगे। नाज़रीन, इस हवाले से लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल बड़े पुरुमीद हैं कि अगले चंद माह में जो हालात बेहतर होंगे, रुपये की हैसियत भी बेहतर होगी और इसी तरह से जो इकानमी है वो भी पॉजिटिव जाएगी। जी, फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी, हम बात करें यहाँ पर मरकज़ का और सूबे का जो बजट है वो पेश किया जा चुका है और इस हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामूली तब्दीलियों के साथ यही अब मंजूर किया जाएगा और यही जो कौम की तकदीर है लिखी गई है। इसमें आम जनता के लिए कितना रिलीफ़ है, इसमें फार्मर्स के लिए कितना रिलीफ़ है, इसमें जो मज़दूर है उनके लिए कितनी बेहतरी है, या जो सन्नत वाले हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो इकानॉमिस्ट अहमद शेख मौजूद हैं, उनसे आज जानेंगे। अहमद साहब, मुझे बताइएगा कि आप बजट का अगर कंपैरिजन करें तो ये कैसा बजट है जो मौजूदा हुकूमत ने? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपने दोबारा मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी में, और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और दूसरी बात यह है कि आपसे मैं अभी ऑफ रिकॉर्ड भी डिस्कशन कर रहा था कि बजट या इकॉनमी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन पे ना बज़ाहिर देखने में या दिखने में चीज़ें ऐसी लगती हैं, या बजट जो प्रेजेंट कर रहा होता है ना वो ऐसे लग रहा होता है जैसे ना अब पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बहने वाली हैं, सब कुछ सेट हो जाएगा। बस ये पिछली जो हुकूमतें थीं या पिछले जो बजट थे ना, उनमें थोड़ी सी हमारे में नालायकियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हो गई हैं। हकीकतन ऐसा नहीं होता। हर साल हमारा बजट पिछले बजट से कॉम्प्लेक्स और उससे ज़्यादा टैक्सेस की भरमार और चीज़ों की महंगाई और ये इस तरह की चीज़ें ऐड होती रहती हैं जो कि निचले तबके के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होता है। और इस बजट में भी तकरीबन वही चीज़ें हुई हैं, लेकिन बज़ाहिर अभी तक जो डिस्कशन चल रही है या गवर्नमेंट इम्प्रेशन दे रही है वो ये दे रही है कि अब का जो बजट है ना, इसमें गरीबों के लिए हमने बहुत ज़्यादा रिलीफ रखा है। लेकिन जो बिजली का है वो अगर आप देखें, ये आपको जुलाई से पता चलना शुरू हो जाएगा कि बिजली के यूनिट, बल्कि कल भी एक नोटिफिकेशन इशू हो गया 4 रुपये बिजली महंगी का। तो इस बार इन्होंने जो पहले जो बिजली की लेवी थी, पेट्रोल की लेवी थी, वो $25 अरब की थी। इस बार उस बार अरब डॉलर नहीं, सॉरी, अब वो इकॉनमी डिस्कशन करते हुए ज़बान पे चढ़ गया, 25 अरब रुपए की थी। अभी इन्होंने 200 अरब रुपए की लेवी ऐड की है, तो अब आप देख सकते हैं 8 गुना ज़्यादा। तो ये इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल में
प्राइसेस, टैक्सेस, लेवीज़, ड्यूटीज़, सेल्स टैक्स, वो सारी चीज़ें मज़ीद ऐड होंगी तो एटलीस्ट 310 रुपये से 340 रुपये तक अगले जून तक ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी। सेम केस है जी बिजली का। बिजली में भी इन्होंने लेवीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। और इसके अलावा एक GIDC का था, इन्होंने गैस का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, एक ड्यूटी थी, वो पहले गवर्नमेंट के थोड़ी इंस्टॉलमेंट में ले रहे थे ये तमाम फर्टिलाइज़र कंपनियों से, टेक्सटाइल कंपनियों से। बाद में इस पे कुछ इशू हुआ, केस फाइनल हुआ, उसमें फिर ये डिसाइड हुआ था कि ये तमाम कंपनियों से वापस लिया जाएगा वो पैसा। उस पे कंपनीज़ चले गई थी कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया कि हमसे ये रिकवर ना किया जाए। पिछले साल गवर्नमेंट ने उसकी जो लेवी का रखा हुआ GIDC का वो 25 बिलियन था, इस बार उन्होंने वो भी तकरीबन 200 बिलियन के करीब ले गए। तो अब आप हिसाब लगाएं कि एक तो ये तो वैसे ही इरेशनल है, मुझे लग रहा है कि ये गैस की प्राइसेस बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये लेवी कलेक्ट नहीं होगी, जिसका मकसद या अल्टीमेट क्या करेंगे ये टारगेट पूरा करने के लिए, वो क्योंकि स्टे लिया हुआ है वो तो कोर्ट के साथ लिंक्ड है, तो ये अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ाएंगे गैस की फर्दर, ताकि ये वाली लेवी भी जनरल पब्लिक से उठाए। तो इन दोनों केसेस में आवाम के लिए जो दो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, बिजली, गैस और पेट्रोल, ये 3 चीज़ें हैं, ये बेसिकली तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं। अच्छा, ये तो अभिषेक साहब सभी को पता है कि बिजली भी बढ़ रही है, मज़ीद भी बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ेगा, ये तमाम चीज़ों का तो लोगों को पता है कि मज़ीद जो है वो महंगाई इसमें आएगी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसमें बताइएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर कम लगाया, सैलरीड पर्सन जो है वो कितना फ़ायदे में रहे हैं। जी, इसमें ना एक फैक्टर इन्होंने सैलरीड पर्सन के लिए एक बहुत अच्छा था ये बजट, ये क्योंकि इन्होंने वो काफ़ी सारी लिमिट बढ़ा दी है, 100 रुपये तक कर दिया, 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है, सैलरी है साल की। तो लेकिन साथ ही साथ अगले ही दिन मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट आ गई, जिसका इम्प्रेशन ये जा रहा है या तो ये करेक्शन होगी या फिर ये मिनी बजट की तरफ जाएंगे, कि IMF इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि अगर आप सैलरीड पे इतना ज़्यादा वो रिलीफ देंगे तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स रिकवरी का टारगेट काफ़ी कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनिशियल इंप्रेशन है वो ये है कि सैलरीड के लिए ये बहुत अच्छा इन्होंने ये रखा है कि टैक्स की अमाउंट काफ़ी कम कर दी है। और इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है उस पे इन्होंने वे टैक्सेस ज़्यादा चार्ज किए हैं, ऑलमोस्ट 6% इन्होंने टैक्स बढ़ाया है तमाम बैंकिंग सेक्टर के लिए। पहले 39% होता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें वो जो पॉवर्टी एलिविएशन चार्जेस या ड्यूटी वो शामिल है, टैक्स शामिल है वो भी, लेकिन अब ये 45% बन रहा है। लेकिन साथ में एक टेक्निकली एक चीज़ ऐड कर दी है इन्होंने कि जो एडवांस टू डेट रेशो है उसके हिसाब से उनको एडिशनल रेट्स चार्ज होंगे, जिसका मतलब ये है कि जो बड़े बैंक्स हैं पाकिस्तान के वो तमाम बैंक्स कम से कम 55% टैक्स देंगे इस साल नेट प्रॉफिट पे, अपने प्रॉफिट पे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये टैक्स आवाम पे नहीं लगा, ये बैंकिंग सेक्टर पे लगा है। तो ये इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि जी ये बड़े तबके को थोड़ा सा टैक्स नेट में ज़्यादा लाया गया है, बाकी जो निचला तबका है उसको उस तरह से टैक्स नहीं किया गया इस फैक्टर से। अच्छा, बाकी शोबे देख लें जिसमें टेक्सटाइल आ जाती है, इंडस्ट्री आ जाती है, IT वाले आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है, बाकी इसी तरह से तमाम प्रॉपर्टी है या गोल्ड वाले हैं, ये तमाम शोबे, इन पे जो है क्या सूरत रहेगी और कौन से शोबे हैं जो इस बजट के बाद फ्लरिश करेंगे और कौन से जो डाउन जाएंगे। स्टॉक मार्केट पे असल में कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेस तो नहीं लगे, लेकिन एक ना इन्होंने क्योंकि मैंने आपको बताया कि बजट और ये इकॉनमी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लॉज, टैक्सेस ऐसी चीज़ें हैं कि माइनर सी ना एक वर्ड चेंज हो और या एंड, अगर ये सिर्फ ये वर्ड आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए ना तो सारी की सारी उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है कि स्टॉक मार्केट के जो साल से कम होल्डिंग पीरियड होता है ना जिनका, वो पहले उन पे रेट था 12.5% फाइलर का, वो इन्होंने बढ़ा दिया है, उन्होंने कहा जी 15% होगा। तो एक तो ये इस ड्यूरिंग मतलब एक साल तक की जिनकी होल्डिंग होती है, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, तो वो उसको थोड़ा सा इन्होंने डिस्करेज किया कि या तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो उनके लिए टैक्स का रेट वही सेम रहेगा, इवन आहिस्ता आहिस्ता स्लैब कम हो जाएंगे। तो एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो कंपनीज़ हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं अपने स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए वो कंसेशन दी हुई थी एक
टैक्स क्रेडिट दिया हुआ था वो टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट ने कहा जी कि इस बार वो नहीं होगा। अगर वो स्टॉक मार्केट के रेलेवेंट मतलब ये सेक्टर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो इंडिविजुअल्स को मिलता था, मतलब आपके और मेरे जैसे जिनकी कुछ सेविंग होती थी वो लोग कहते होते थे जी कि हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस बार वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे या वो कम कर रहे होंगे क्योंकि उनको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल को इतना अच्छा बजट नहीं है। तो बाकी शोबे प्रॉपर्टी टेक्सटाइल वगैरह, प्रॉपर्टी को इन्होंने इस दफ़ा टैक्स किया है और इस पे एक जो 25 करोड़ से ज़्यादा की आई थिंक 2.5 करोड़ है उससे ज़्यादा की वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है अगर रखी हुई है उसको वो कहते हैं जी कि हम अज्यूम करेंगे कि उस पर आपको रेंट मिल रहा है। और एक इस पे क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड भी है कि क्या वो प्लॉट भी हो अगर 2.5 करोड़ रुपए तक की वैल्यू का उसको भी वो रेंटल इनकम के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो इस पे वो कल दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, वो भी टैक्स को डील करते हैं, मैंने खुद नहीं वो देखा लेकिन वो कह रहे थे कि इस पे FBR चेयरमैन की क्लैरिफिकेशन आई है। हाँ जी, अगर 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मालियत का आपके पास प्लॉट हो तो उसको भी वो अज्यूम करेंगे कि इस पर रेंटल इनकम इनको आ रही है, तो वो रेंटल इनकम उनको चार्ज होगी। हालांकि ये तो वैसे देखा जाए तो इनकम तो नहीं बनती, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसको हम कह सकते हैं कि ठीक है जी, आप बड़े तबके को टैक्स चार्ज करके थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं। दूसरी साइड पे टेक्सटाइल के लिए इन्होंने और एक्सपोर्टर्स के लिए ख़ास तौर पे DLTL के लिए कुछ बजट रखा है इन्होंने। इसका मतलब यह है कि जो भी उनकी ड्यूटीज़ लेवीज टैक्सेस हैं वो इनको रिफ़ंड इशू किए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि इनके पास थोड़ा सा कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा और अल्टीमेटली ये टेक्सटाइल के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर होगा। ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए नेगेटिव इस तरह से होगा कि बिजली, गैस और उसके लिए उन्होंने लेवीज बढ़ा दी हैं तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। कौन से शोबे बेहतर रहेंगे, कौन से जो है वो मार खाएंगे? जो शोबे बेहतर रहेंगे, अभी तक जो इनिशियल इंप्रेशन चल रहा है ना उसमें यह है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री की वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ और कस्टम ड्यूटीज़ थोड़ी सी कम की हैं, वो ओवरऑल वो बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा। उसके अलावा जो आपका है शोबा बुरा रहेगा वो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का होगा। जो पॉजिटिव रहेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं ना उनके लिए होगा, क्योंकि उनको छूट दी है काफ़ी हद तक। सोलर पैनल से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं या इंपोर्ट कर रही हैं उनको बेनिफिट होगा। जो गाड़ियां बनाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं डैमेज किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया, उनकी रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी है थोड़ी सी, जो 1600 सीसी से ज़्यादा। लेकिन ये भी पॉजिटिव फैक्टर है कि 1600 सीसी उन्होंने टारगेट रख के किया है, क्योंकि 1600 सीसी अब आम आदमी या मिडिल क्लास बंदे की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती। तो इस हवाले से हमें जो इकानमिस्ट अहमद शेख बता रहे थे कि इस बजट में कौन ज़्यादा मुतासर होगा, इस बजट से कौन जो है वो बेहतर इस्तेफादा करेगा, किसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ जो है वो आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।